जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि रात के 9 बज चुके हैं और आज की इस वीडियो में इस क्लास में जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को पूरे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को देखते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, प्रकाश की तीव्रता का या प्रकाश का वेग का? आपको प्रत्येक प्रश्न के आंसर देने के लिए मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आंसर पता है तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है। इसी के साथ फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, यहाँ से आपके कुछ और भी प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, अगर बात की जाए कि जब भी कोई व्यक्ति ऊपर की ओर यात्रा करता है तो टेम्परेचर घटता जाता है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर की ओर यात्रा करता है तो टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। तो कितना घटता है? तो देखिए, अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो प्रश्न पूछा गया है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो याद रखना है मध्य मंडल है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे आंधी का आना, वर्षा आना, बादल का गरजना, ये सभी क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन सी याद रखना है, क्षोभ मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में फर्स्ट ऑप्शन को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ध्यान रखना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? अध्यक्ष थे। याद रखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हिंदी में प्रारूप समिति बोला जाता है, इसमें सदस्यों की संख्या टोटल 7 थे, जिसमें से एक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष थे। ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए आंसर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देते जाना है। तो देखिए, अगर बात करें हाइड्रोजन बम ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हमारा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। अगर बात करें परमाणु बम की, तो याद रखना है परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। दोनों फैक्ट को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। चलिए अब इनके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? तो 1815 ईस्वी में। ध्यान रखना है। अगर बात करें दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन सभी बातों को ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें भारतीय संविधान को किसने बनाया था,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो भी बच्चे संविधान सभा को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, ध्यान रखना है। और देखिए हमारा जो भारत का संविधान है यानी कि भारतीय संविधान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो अपना भारत का है, ध्यान रखना है। और एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि सबसे पहला लिखित संविधान विश्व में किस देश का था। आप लोग आंसर देंगे लाइव चैट में। चलिए बताएंगे जल्दी जल्दी से कि सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का बना था। बिल्कुल सही जवाब आप लोग अमेरिका दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका का लिखित संविधान सबसे पहला संविधान है विश्व में, ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं वायरस से कौन कौन से रोग होता है। तो देखिए वायरस से इसमें पोलियो दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, पोलियो वायरस से होता है। इसके अलावा याद रखना है एड्स, याद रखना है एड्स होता है, चेचक होता है, डेंगू होता है, ये सभी जो है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। अगर बात करें मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया वायरस से नहीं होता है, ये होता है आपका प्रोटोजोआ से। कौन से प्रोटोजोआ, तो याद रखना है प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ है, उसी से मलेरिया फैलता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डफला जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती है। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, चलिए आंसर करेंगे, डफला जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में डफला जनजातियाँ पाई जाती है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ईटानगर हो जाएगा। यहाँ पर एक दर्रा है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, यांग याप दर्रा, ठीक है, याद रखना है यांग याप दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी जो भारत में प्रवेश करती है वो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर प्रवेश करती है। और सबसे पहले सूर्य कहाँ पर उदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही उदय होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का ये सबसे पूर्वी स्टेट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे गहरा बंदरगाह किसे कहा जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं सभी को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापत्तनम है। जो ही बच्चे सी को दे रहे थे बिल्कुल सही जवाब है, विशाखापत्तनम है। और देखिए बात करते हैं कांडला, पूछा जाता है एग्जाम में कि कांडला बंदरगाह और जो एक आपका है पारादीप बंदरगाह, यहाँ पे दोनों लिख देते हैं। देखिए कांडला बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह ये ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, गुजरात में पड़ता है। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में पड़ता है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। इसी के साथ हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, फारसी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। सोच समझ के आंसर करना है। देखिए ऑप्शन में आपको न्यूटन दो जगह मिल रहे हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न दे दिए जाते हैं। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, इसका सही जवाब जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आइजैक न्यूटन होगा, चार्ल्स न्यूटन नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ से आपके दो प्रश्न बनते हैं कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो बात करते हैं दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। और निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को सेशन के एंड में
अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? चलिए आंसर देंगे। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, रूस के संविधान से, याद रखना है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि भिलाई संयंत्र किस राज्य में है, तो ये जो संयंत्र है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। और देखिए ये रूस जो है ये विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? चलिए तो देखिए अगर बात करें दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए अगर बात करें कि शिकागो आपका ये कहाँ है, तो देखिए शिकागो है ये अमेरिका में है, याद रखना है, शिकागो अमेरिका में है। और शिकागो सम्मेलन कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में शिकागो सम्मेलन हुआ था। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 16 नंबर है, कार्य का मात्रक क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग कार्य का मात्रक क्या है। तो देखिए कार्य का मात्रक जूल है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए बिजली के बल्ब में अगर पूछा जाए कि कौन सी गैस भरी होती है, तो याद रखना है अक्रिय गैस भरी होती है। और बिजली के बल्ब को हम उच्च कोटि में रख सकते हैं, यानी कि उच्च कोटि के जो बल्ब होते हैं उसमें अक्रिय गैस भरा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए निम्न कोटि के जो बल्ब होते हैं जो हम लोग बचपन में खरीदते थे, छोटा छोटा बॉल जो लाल पीला कलर का दिखाई पड़ता था, उसमें अक्रिय गैस नहीं होता था, वो निर्वात होता था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उच्च कोटि के बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है, तो अक्रिय गैस भरी होती है। तो देखिए फिलहाल 17 का राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं, टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? तो डब्ल्यू इसका संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अब देखिए इस प्रश्न से संबंधित 6 से 7 प्रश्न बनेंगे। चलिए उन सभी को बता देते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। आपसे पूछ सकता है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपसे पूछ सकता है कानपुर, आपको बताना है कानपुर। पटना की बात करें, पटना किस नदी के किनारे बसा है? और पणजी, पणजी किसकी राजधानी है? तो गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। तो देखिए हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना है। बात करें उज्जैन, तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए। कानपुर की बात करें तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है। पटना की बात करें तो ये भी गंगा नदी के किनारे बसा है। और गोवा की राजधानी पणजी की बात करें तो ये आपका मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखना है। एक आपका छूट गया कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ये आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? चलिए तो देखिए अगर बात करें हम संघीय प्रणाली, ये किस देश से लिया गया है? तो संघीय प्रणाली जो है ये कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार को यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान समय में कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसे रूस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। आपसे पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखना है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और किसकी समिति पर? तो याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर ध्यान रखना है।
तो देखिए बचा कौन, आपका फर्स्ट ऑप्शन बच गया जो कि संसदीय प्रणाली है, इसे इंग्लैंड देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए प्रश्न 20 का राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखिए आयरिश का मतलब क्या होता है, तो आयरिश कहे या आयरलैंड कहे एक ही बात है। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है ये किया गया था किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ये किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखना है ये गुलाम वंश से संबंधित थे। और ये जो मस्जिद का निर्माण करवाया गया था कब? तो 1206 ईस्वी में, याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अगर बात करें भूकंप की तीव्रता तो ये रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। डेसिबल की बात करें तो इससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। पास्कल की बात करें तो इससे दाब मापी जाती है। और पैमाना आप जानते हैं केल्विन पैमाना, इससे टेम्परेचर मापा जाता है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इन्होंने ही फारसी में जफरनामा लिखा था। नेक्स्ट हमारा है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? हड़प नीति भी पूछा जाता है कि हड़प नीति किसने किया था? तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी ने। रेल का संचालन लॉर्ड डलहौजी, डाक व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी, इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए बात करें रंगोली जो है ये भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख शैली है? तो याद रखना है महाराष्ट्र आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा अगर आपसे पूछें कि लावनी कहाँ का नृत्य है, आप लोग फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। लावनी कहाँ का नृत्य है? चलिए आंसर देंगे। जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लावनी जो है ये महाराष्ट्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? इस प्रश्न पर स्टार लगा रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है ये किस नदी के तट पर है? तो याद रखना इसका सही जवाब है झेलम नदी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर बिल्कुल आप फ्री में इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो हमने इस प्रश्न को बहुत बार बताया है, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। अब बात करें जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है, एक खादर जलोढ़ मिट्टी होती है और दूसरा बांगर जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर जलोढ़ मिट्टी को, नवीन मिट्टी को खादर जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? चलिए आंसर करेंगे। यानी कि आपको सिंपली बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है। तो देखिए अगर प्रश्न इस तरह से रहे कि भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है तो आप प्रस्तावना को आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस पार्ट को संविधान की आत्मा कहा है तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 को याद रखना है।
अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा बोला है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत है एक। चलिए भारत क्या है? तो देखिए भारत जो है यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? चलिए तो देखिए विद्युत धारा की एसआई इकाई आप सभी जानते हैं एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए मान लीजिए ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये सूर्य है, आपका सन है। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी। मान लीजिए ये आपका ग्रह है, तो पृथ्वी भी तो एक ग्रह है। तो सिंपली क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पृथ्वी से सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या बोला जाता है? ये अर्थ है और ये आपका सन है। अगर अधिकतम दूरी हो तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अपसौर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर सूर्य पृथ्वी से यानी कि पृथ्वी सूर्य से नज़दीक दूरी में हो तो उसे क्या बोला जाएगा? तो उसे उपसौर की स्थिति बोला जाता है। दोनों बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? चलिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास में ज्वाइन हो सकें। तो देखिए भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो वो हमारा है वस्त्र उद्योग। सेकंड ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? चलिए, तो देखिए सूर्य के सबसे दूर पूछा जा रहा है, तो ये आपका वरुण ग्रह जो है ये सूर्य से सबसे दूर ग्रह है, ध्यान रखना है। अगर बात करें बृहस्पति की तो याद रखना है बृहस्पति ग्रह जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर बात करें बुध की तो बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगर बात करें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो याद रखना है शुक्र ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? सोच समझ के आंसर करना है। भारत के संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं है? तो देखिए समाजवादी तो है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याण के बारे में नहीं बताया गया है प्रस्तावना में। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया? तो देखिए भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अल मसूदी जो कि अरब का विद्वान इनके द्वारा किया गया। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? अब देखिए इस प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा 1857 का जो विद्रोह हुआ था एग्जैक्ट डेट क्या है? तो ये प्रारंभ हुआ था 10 मई को। 10 मई को कहाँ से? तो यूपी के मेरठ से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए 1857 के विद्रोह का प्रतीक पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, तो कमल और चपाती याद रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं कमल और चपाती, ये 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। कमल कैसा था? तो खिलता हुआ कमल था, ध्यान रखना है। और 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने, याद रखना है मंगल पांडे ने, ध्यान रखना है, पूछा गया एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यूपी का मेरठ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो देखिए चलिए आंसर करेंगे फटाफट से, सभी का आंसर देख रहे हैं। तो देखिए पृथ्वी के बहन किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है शुक्र ग्रह को, जो कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और पृथ्वी से सबसे नज़दीक भी शुक्र ग्रह ही है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड से थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला कौन थी सबसे पहले, तो याद रखना है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है
दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है। तो देखिए आप सभी जानते हैं हमारे सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है, वो है शुक्र और बुध। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान कौन सा है। देखिए यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो अगर बात करें कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है, 78% के साथ हमारा नाइट्रोजन है, 21% के साथ ऑक्सीजन है और 0.93% के साथ आर्गन है। तो देखिए ऑप्शन में क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन है या आर्गन है। तो देखिए ऑप्शन में आर्गन है। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थर्ड में कौन सा गैस है, आर्गन है। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो याद रखना है 0.03% के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए विट्ठल स्वामी का मंदिर ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। किस देवता को समर्पित मंदिर है, तो विट्ठल के रूप में विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, किसने दिया था। जालियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसमें गोली चलाने का आदेश R.H. डायर ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि भारत में प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर पूछे कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और देखिए यहाँ से एक स्टेटमेंट बनता है कि देखिए भारत के बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर किसने कहा था, ये पूछा गया प्रश्न है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को अभी हमने बताया और आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मंगल पांडे ने 1857 का विद्रोह 10 मई को स्टार्ट हुआ था, याद रखना है, यूपी के मेरठ से। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो देखिए इस प्रश्न को हमने दूसरे प्रश्न में ही बताया था कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो किस मंडल में घटित होती है, तो क्षोभ मंडल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओजोन मंडल किस मंडल में पाया जाता है, तो याद रखना है ओजोन मंडल जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। यानी कि प्रश्न ये है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है, विषुवत रेखा क्या होता है, अगर इसको हम 20 से काटेंगे तो ये 0 डिग्री, अगर इसको हम 20 से काटेंगे तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, इक्वेटर जिसे बोलते हैं। और ऊपर में देखिए नॉर्थ के साइड में क्या होता है, कर्क रेखा होता है। और नीचे के साइड में क्या होता है, मकर रेखा होता है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो आपका बीच में लाइन खींचा गया है, इस लाइन को बोलते हैं विषुवत रेखा। तो इसके समांतर जो इस तरह का लाइन रहता है उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए अगर लाइन इस तरह का है तो उसको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। अगर लाइन इस तरह का है तो इसको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। तो दोनों को ध्यान रखना है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो देखिए बहुत इजी प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन, जिसका सूत्र होता है O3 होता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तो देखिए दाचीगम वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 50 का राइट आंसर जो बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जम्बू द्वीप होगा। बहुत बच्चे पुष्कर द्वीप मारते हैं जो कि गलत है, जम्बू द्वीप इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज के सेशन में हमने जीके जीएस से ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें, अगर सेशन अच्छा नहीं लगा तो आप लोग डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।